सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि नया साल जो है वो सभी के लिए हेल्दी और वेल्दी रहे और जिस भी टारगेट को लेकर चले हैं वो टारगेट जो है वो डेफिनेटली अचीव हो जाए इस साल। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, चाहे वो आपका एलाइड सर्विसेज का एग्जाम है, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम है, जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वेयर इज पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया है कि शिमला में जो पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो शिमला में ये जो पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये मशोबरा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब मशोबरा में जो है वो पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। हम यहाँ से थोड़ा सा और भी डिटेल से जानेंगे कि ये जो पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मशोबरा में है, इसको जो था वो कौन से ईयर में जो था वो स्थापित किया गया था। देखो, इसको जो था वो 1978 में जो था वो स्थापित किया गया था। ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में इसको स्थापित किया गया था। तो इसको 1978 में जो था वो स्थापित किया गया था। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि मशोबरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है और यहाँ पर जो है ये पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि नेशनल पंचायती राज डे भी मनाया जाता है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, मेरे बोलते ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले रिवाइज कर रखे हैं। तो बताइए, नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये अप्रैल 24 को जो है वो मनाया जाता है। अप्रैल 24 को क्यों मनाया जाता है? अप्रैल 24 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो था वो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ना, जिसके तहत पंचायती राज की बात की जाती है, ये जो था वो अस्तित्व में जो था वो आई थी। और पहला स्टेट कौन था जिसने इम्प्लीमेंट किया था पंचायती राज को, और कौन से ईयर में इसने इम्प्लीमेंट किया था? तो पहला स्टेट था राजस्थान। राजस्थान ने जो था वो पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया था। और कब किया था? तो ये किया था 1959 में। 1959 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। तो जितने भी क्वेश्चन हुए, किसी में कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए जी, पंचायती राज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। हिमाचल से हमने पॉलिटी भी कवर कर ली, तो यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जीक्यूटिंग द करछम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि करछम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है? ये जो करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये 1000 मेगावाट की परियोजना है और ये जो है वो किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर जो है ये बनी हुई है और इसको जो एग्जीक्यूट एजेंसी करती है ना वो है हिमाचल बसपा पावर कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? हिमाचल बसपा पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके एग्जीक्यूशन में कि कौन सी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है। कितने मेगावाट की है? ये 1000 मेगावाट की है। कहाँ पर जो है वो स्थित है? तो ये किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। और भी इस तरह की परियोजनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि इसी तरह से पार्वती परियोजना भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। पार्वती परियोजना को NHPC द्वारा जो है ये बनाया गया है और इसमें जो है वो 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, इनके सहयोग से जो है वो बनाया गया है। और ये परियोजना 2051 मेगावाट की जो है वो है, 2051 मेगावाट की जो है ये है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। किन्नौर जिले में स्थित है, ब्यास रिवर बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। इसी तरह की एक परियोजना है कॉल डैम परियोजना। कॉल डैम परियोजना जो है वो 800 मेगावाट की परियोजना है और ये बिलासपुर जिले में जो है स्थित है। सतलुज रिवर बेसिन पर ही जो है ये बनी है और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है ना, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। ये भी ध्यान रखना है आपने। और इसी तरह नाथपा झाकड़ी परियोजना भी जो है वो है। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो 1500 मेगावाट की है और ये जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है ना, 1500 मेगावाट की है। ये परियोजना जो है वो SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो बनाई गई है। इस परियोजना के बारे में भी ध्यान रखें। सारी की सारी परियोजनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं और बड़ी ही बेसिक और बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, तो आपको ये याद रहनी चाहिए, इनकी कैपेसिटी याद रहनी चाहिए। जो क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़ा हिमाचल बसपा पावर कंपनी लिमिटेड का, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं कामरू नाग लेक इज सिचुएटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ। तो बोलते हैं कि कामरू नाग झील जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, कितनी ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब
झीलें तो सबको याद हो गई हैं कि कितनी झीलें हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर कौन सी झील है, परंतु अब उनका एल्टीट्यूड पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, उसको किताबों के ऊपर भी कम मेंशन किया गया है और याद भी नहीं रहता। तो कामरू नाग झील जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में ही आपने क्या ध्यान रखना है कि हमने गिरिराज पत्रिका में भी तो एक परियोजना पढ़ी थी, हमने उसका एल्टीट्यूड वहाँ पर जाना था कि वो कितने एल्टीट्यूड कितने एलिवेशन पर जो है वो स्थित है। वो कौन सी परियोजना थी? वो थी आपकी पराशर झील। पराशर झील जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है? तो वो 8960 फीट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 8960 फीट एल्टीट्यूड पर जो है ये पराशर झील जो है वो स्थित है। मीटर में बात करें तो 2730 मीटर पर जो है ये स्थित है पराशर झील। और उसी तरह कामरू नाग झील का अगर हम डिस्कस करें कि ये कितने मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, तो कामरू नाग लेक जो है वो 3334 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। तो लगभग 3300-400 के करीब जो है वो इसका एल्टीट्यूड है, ये भी पता होना चाहिए। और 10,000 फीट के करीब जो है वो इसका इन टर्म ऑफ फीट और इन टर्म ऑफ मीटर, ये दोनों ही ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो मंडी जिले में स्थित हैं, क्योंकि ये कामरू नाग झील मंडी में स्थित है। पराशर झील हमने डिस्कस किया, गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हुई थी, वो भी जो है वो मंडी जिले में स्थित है। पराशर झील मंडी जिले में जो है वो स्थित है। पराशर झील के अलावा पंडोह झील जो है ये भी मंडी में आती है। सुखसार झील आती है, ये भी मंडी में आती है। कलाशर झील आती है, मंडी में है। और कुंतभ्योग झील आती है, ये भी मंडी में जो है वो स्थित है। और कुमारवाह झील आती है, ये भी मंडी में स्थित है। तो मंडी की ही हम सारी की सारी लेक्स को रिवाइज किया अभी हमने। एक बार फिर से बोल दूं तो सुन लीजिए। एक तो हो गया कुमारवाह लेक हो गया, कुंतभ्योग लेक हो गया, कलाशर लेक हो गया, पराशर लेक हो गया, और पंडोह लेक हो गया, सुखसार लेक हो गया, रिवालसर लेक हो गया। ये सारी की सारी मंडी में जो है वो स्थित हैं। ठीक है जी, मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ये। और हिमाचल प्रदेश की जो सब नेचुरल झील है, सबसे बड़ी नेचुरल झील है वो कौन सी है? और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल झील है वो कौन सी है? वो भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे बड़ी नेचुरल झील जो है वो है कौन सी? रेणुका झील। रेणुका झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ती है। और सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल झील आती है वो कौन सी है? वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, ये जो गोविंद सागर डैम है, झील है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच मियाँ सेटअप अ ब्रांच ऑफ गदर पार्टी इन मंडी अराउंड 1914-15। तो बोलते हैं कि 1914-15 में जो है इसके आसपास जो है वो मंडी में जो है वो गदर पार्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मंडी में जो गदर पार्टी की शाखा स्थापित की गई थी वो कौन से मियाँ के द्वारा की गई थी? जब मियाँ स्पेशली मेंशन किया गया है तो एक बात यहाँ पर नोट करें कि मंडी कॉन्स्पिरेंसी हुई थी। मंडी कॉन्स्पिरेंसी जो था वो कब हुई थी? 1914-15 में जो था वो हुई थी। तो गदर पार्टी का खास तौर पर प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था। और इसके जो मुख्य लीडर हुआ करते थे ना उस टाइम, जो मंडी कॉन्स्पिरेंसी थी, तो वो शोभाराम हुआ करते थे। परंतु आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गदर पार्टी के प्रभाव में आकर एक क्रांति यहाँ पर भड़कती है, वो कौन से मियाँ के प्रभाव में पड़ती है? वो थे मियाँ जवाहर सिंह। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मियाँ जवाहर सिंह थे ये, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। इनके अलावा जो था वो रानी खैरगढ़ी भी थी मंडी की, जो इसके इन्फ्लुएंस में जो था, उसके प्रभाव में जो था वो आई थी। परंतु इनको जो है वो बाद में चलकर ना अरेस्ट भी किया जाता है। जैसे मियाँ जवाहर सिंह थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और रानी खैरगढ़ी थी ना, उनको तो देश निकाला दे दिया जाता है, मतलब वहाँ से निकाल दिया जाता है, रियासत से जो है वो निकाल दिया जाता है। तो ये प्रभाव देखने को मिला। परंतु ये जो मूवमेंट हुई थी यहाँ पर, कॉन्स्पिरेंसी हुई थी 14-15 में गदर पार्टी के प्रभाव में आकर, इसने ना काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी थी ब्रिटिशर्स के माइंड में। और इसी तरह की हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि पहाड़ी रियासतों के लोग थोड़े से जागरूक होते हैं और पहाड़ी रियासतों में लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें प्रजामंडल जो है वो एक आ जाती है। प्रजामंडल जैसे कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया 1938 में, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल 1946 में बनाई गई, और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में बनाया गया, सिरमौर प्रजामंडल 1939 में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस तरह के मंडल बनाए गए ताकि प्रभाव बनाया जा सके और हमें एक स्टेटस मिल सके, हमें एक फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है वो मिल सके, हमें एक अपना जो है वो अलग से पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक स्टेट बनाने का मौका मिले। बाद में चलकर और भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं यहाँ पर, और कॉन्फ्रेंसेस का नतीजा ये होता है कि हमारे जो लीडर थे, जैसे कि दुर्गा सिंह हो गए या YS परमार हो गए, इन लोगों की अध्यक्षता में जब मीटिंग्स होती हैं तो 1948 में 15 अप्रैल 1948 को जो था वो 26 और 26 और +4
यानी कि 26 जो था वो शिमला हिल स्टेट्स की रियासतें थी और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी, उनको जो है वो मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो कर दिया जाता है और 4 जिले हिमाचल में जो है वो बनाए जाते हैं। पहले जो चीफ कमिश्नर बनाए जाते हैं 1948 में, वो NC मेहता को बनाया जाता है और NC मेहता के जो डेप्यूटी बनाए जाते हैं, यानी कि डेप्यूटी चीफ कमिश्नर बनाए जाते हैं, वो ई पेंड्रल मून जो है वो बनाए जाते हैं। उनका नाम भी ध्यान रखना है। बाद में चलकर हमें और भी स्टेटस देखने को मिलते हैं। 1951 में पार्ट सी का स्टेटस इसको दे दिया जाता है हिमाचल को। 1956 में जो है यहाँ पर यूटी का दर्जा मिल जाता है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल जाता है। 1971 तक ये बरकरार रहता है और 1971 में ये फाइनली फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है वो फिर बन जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन एम्परर फोर्स्ड द कुलिंदाज योधियो एंड अर्जुनाज टू एक्सेप्ट हिज सोवरेनिटी। तो बोलते हैं कि कौन सा भारतीय सम्राट था इसने कुलिंदों, योधियों और जो अर्जुने थे उनको जो है वो अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। तो ये कौन थे, इनका ध्यान रखना है। ये समुद्रगुप्त थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये समुद्रगुप्त जिन्होंने ऐसा किया था। यहाँ पर एक और बात आपने क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ना HS में प्रीवियसली पूछा गया था और HPGK के सेक्शन में पूछा गया था, इसलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और देखो हिमाचल में ना अगर हम कुनिंदों की बात करते हैं तो कुनिंदास के बारे में हमें जानने को मिलता है कि ये जो है ना ये त्रिगर्त के आसपास ही बसे हुए थे। त्रिगर्त यानी कि अभी जो हम कांगड़ा देखते हैं उसके आसपास ही बसे हुए थे और ये ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच में मुख्य रूप से रहते थे, ये भी पता है हमें। और प्रेजेंट टाइम में जो कुनिंदा है ना उनको कनैत कहा जाता है। ये मॉडर्न पीरियड में जो है इनको कनैत कहा जाता है। इनके सिक्के भी हमें देखने को मिलते हैं। सिक्के अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो इनके सिक्के अंबाला और सहारनपुर में जो है वो पाए जाते हैं और इनके सिक्के सिल्वर में थे, कॉपर में थे और उनके ऊपर जो भाषा खुदाई गई थी, भाषा में जो लिखा गया था वो प्राकृतिक जो था स्क्रिप्ट थी। कहीं पर खरोष्टी देखने को मिलती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये इनका सारा सिनेरियो रहता है और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको बताया। पूछ लेंगे कि ये जो है वो कौन से रीजन में बसे हुए थे। तो जो ब्यास है, सतलुज है, यमुना है, इसके बीच में ये बसे हुए थे। फिर जब मॉडर्न पीरियड में इनको क्या कहते हैं, कनैत इनको कहते हैं। और इनकी स्क्रिप्ट, इनके कॉइन्स कहाँ पर मिले, वो सारी बातें जो है पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। डेफिनेटली पूछी भी गई हैं पहले। और अगर मैं कुछ बेसिक यहाँ से आपको रिवाइज कराऊँ तो मैं यहाँ से जो है वो रिवाइज करवा दूंगा जो आर्यों और किरातों के बीच में युद्ध चला था उसके बारे में। ये युद्ध जो था वो 40 वर्षों तक चला था और इस युद्ध का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। बात ये आती है कि इस युद्ध में हार किसकी हुई थी। तो इस युद्ध में जो था वो हार किसकी हुई थी, किरातों की इसमें जो था वो हार हुई थी। और जो किरातों के अलावा आर्य थे ना वो यहाँ पर जीत गए थे। आर्य नरेश जो देवदास थे ना वो यहाँ पर जीत गए थे और इस तरह से इन युद्धों का वर्णन जो है वो मिला हमें। आर्यों के जो राजा थे ना देवदास, इनके मुख्य सलाहकार कौन थे? इनके मुख्य सलाहकार जो था वो ऋषि भारद्वाज जो था वो हुआ करते थे। तो ऋषि भारद्वाज का नाम भी अब आपके जहन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनका नाम भी। तो ये क्वेश्चन अगर रिपीटेड है बने यहाँ से कुछ भी। हाँ, समुद्रगुप्त ने जो था वो 340 ईस्वी में जो है वो संप्रभुता स्वीकार करने के लिए जो था वो चुनौती दी थी। ये भी पूछ सकते हैं कब दी थी, तो 340 ईस्वी में ये संप्रभुता जो था वो स्वीकार करने के लिए चुनौती दी गई थी। अगला क्वेश्चन HS मेंस में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि HS का मेंस बहुत पहले जो था वो किस तरह से होता था, लिखने के लिए आता था। ठीक है, तो ये पूछा गया था। फिर बोलते हैं स्वाधीन कहलूर दल वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं स्वाधीन कहलूर दल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। स्वाधीन कहलूर दल की स्थापना की बात करें तो राजा आनंद चंद के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर के ये राजा थे, अंतिम राजा थे बिलासपुर के राजा आनंद चंद। और हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में वो आपको अभी याद आना चाहिए। उससे पहले आप ये जानिए कि आनंद चंद ने जो था वो जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला था, आंदोलन को कुचलने के लिए बिलासपुर में प्रजामंडल और AI ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ पर था ना, AISPC जिसको बोला गया, इसके खिलाफ एक दल जो है वो बनाया। इस दल को नाम दिया गया स्वाधीन कहलूर दल। इसकी स्थापना आनंद चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। आनंद चंद जो था वो चाहते थे शुरू से ही कि बिलासपुर उन्हीं के कंट्रोल में रहे, बिलासपुर जो है वो भारत में विलय ना हो और बिलासपुर उन्हीं के कंट्रोल में रहे। खैर हुआ भी उस तरह से कि 15 अप्रैल 1948 का जब टाइम आता है तो बिलासपुर हिमाचल में नहीं मिलता और इसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं बनाया जाता कि आप हिमाचल में मिल ही जाइए आकर।
ठीक है जी। परंतु बाद में चलकर सर्वाइवल जो है वो कठिन जैसे जैसे लगता है इनको, तो उसके बाद इनको मजबूरन भी कहेंगे, इनको जो है वो हिमाचल में आकर मिलना पड़ता है अनंत चंद को। तो अनंत चंद डिसाइड करते हैं कि ये क्या करेंगे, अब ये जो है वो यहाँ पर आकर मिल जाएंगे। कौन से ईयर की बात है, जब बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। तो बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो जब इसका विलय होता है ना, तो वो ईयर आपने ध्यान रखना है कि वो ईयर कौन सा था, वो था 1954। 1954 में इसका विलय जो है वो हो जाता है। अब हमने क्वेश्चन जो प्रीवियसली पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि 1948 में बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त कौन बने थे। तो 1948 में, शायद इससे पिछले एडिशन में तो डिस्कस हुआ है कि क्वेश्चन, बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त जो था वो राजा अनंत चंद ही जो था वो बनाए गए थे। और 1954 में फिर ये हिमाचल में मिलते हैं। 5वें नंबर का ये स्टेट जो 5वें नंबर का ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनता है हिमाचल का। और अनंत चंद उसके बाद लोकसभा से भी जो है वो चुने जाते हैं। वो उनका अलग अलग स्टेटस रहा, वो हम बाद में कभी जान लेंगे। पिछले कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि नलवाड़ी मेला जो था वो कब स्टार्ट करवाया गया था। 1889 में नलवाड़ी मेला स्टार्ट करवाया गया था। बिलासपुर में लगता है, बिलासपुर के लुहणू ग्राउंड में लगता है। पूछा जाए ना कि लुहणू ग्राउंड कहाँ पर है, तो बिलासपुर में स्थित है। पूछा जाए ना कि लुहणू ग्राउंड कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो सतलुज नदी के किनारे जो है ये स्थित है, इमीडिएटली सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और ये नलवाड़ी मेला भी जो है वो इमीडिएटली सतलुज नदी के किनारे ही जो है वो लगता है। ठीक है जी। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा ना, डब्ल्यू गोल्डस्टीन थे एक ब्रिटिशर, इनके द्वारा ना ये मेला जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, ये भी नोट करें। और बिलासपुर का जो एरिया है, क्षेत्रफल बिलासपुर का जो है ना वो 1167 है, 1167 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जो है ये इसका एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10 जो है वो कवर करता है। पूरे हिमाचल का ये 2.10% जो है वो कवर करता है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुए, डाउट तो नहीं बचा कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हमारे पास क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, ऑन द डेथ ऑफ विच किंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज लास्ट फॉलोड इन चंबा इन 1844। तो बोलते हैं कि किस राजा की मृत्यु पर चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन जो था वो 1844 में किया गया था। देखो 1844 में सती प्रथा का पालन जो था वो अंतिम बार जो था वो चंबा में किया गया था। और कौन से राजा की मृत्यु पर यह किया गया था। पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि डायरेक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सके। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंबा में लास्ट बार सती जो था वो कब प्रैक्टिस की गई थी, तो वो 1844 में की गई थी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। 1844 क्लियर हुआ, क्वेश्चन में से ही निकला। अब राजा का नाम जानिए, ये राजा चरहत सिंह थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राजा चरहत सिंह थे। 1844 में 36 वर्ष की आयु थी इनकी, 36 वर्ष इन्होंने राज किया था। और 42 ईयर के ये थे, 36 ईयर इन्होंने रूल किया, 42 ईयर के ये थे। ठीक है जी। और चरहत सिंह की जब मृत्यु होती है, तो चरहत सिंह की जो पत्नी थी, 2 पत्नियां थी इनकी, और इनकी रखैल भी थी, तो 6 रखैल सती जो था वो इनकी थी। वो सारी की सारी सती जो था वो हो गई थी। और कहते हैं कि चंबा के जो राज परिवार था ना, उसमें सती की जो था ये अंतिम घटना थी। इसके बाद श्री सिंह बनाए जाते हैं, तो उसके बाद जो है ये घटनाएं नहीं होती। श्री सिंह 1844 में, ये 1844 में जो था वो चंबा के राजा जो है वो बनाए जाते हैं। और कि इनके कार्यकाल के दौरान कुछ बड़ी हलचल या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान। तो श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान आपने ध्यान रखना है कि चंबा जो है वो 1846 में अंग्रेजों के अधीन जो है वो आ गया। और श्री सिंह को जो था वो 1848 में फिर चंबा सनद के रूप में जो है वो मिलता है, जब 1857 का विद्रोह होता है। जब 1857 का विद्रोह होता है, तो यहाँ के जो राजा थे ना श्री सिंह, उन्होंने ना अंग्रेजों की सहायता की थी। उनके एक वजीर थे, उन्होंने अपने वजीर की अध्यक्षता में जो था वो अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना जो था वो भेजी थी। ठीक है, ये ध्यान रखें। और चरहत जो इससे पहले राजा थे, उनके कार्यकाल के दौरान क्या कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई है? तो चरहत के कार्यकाल के दौरान आपने इंपॉर्टेंट घटना पढ़ी है। इनके कार्यकाल के दौरान इनके बड़े ही फेमस वजीर थे नाथू वजीर। नाथू वजीर की जो था वो 1838 में जो था वो मृत्यु हो गई थी। और 1838 में नाथू वजीर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वजीर भागा जो था वो यहाँ के राजा बने थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1839 में जो था वो विगने के द्वारा चंबा की यात्रा भी की गई थी। तो ये भी ध्यान रखें कि विगने ने किसके कार्यकाल के दौरान चंबा की यात्रा की थी, तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान की थी, चरहत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही। चतर सिंह को लेकर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं?
चतर सिंह भी तो यहाँ के एक राजा थे। चतर सिंह वही थे जिनको औरंगजेब ने आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, परंतु उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। तो कंफ्यूज मत होना इनको लेकर। आगे बोलते हैं काटसन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काटसन टेम्पल हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वो काटसन टेम्पल चंबा जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब चंबा जिले में ये काटसन टेम्पल जो है वो स्थित है। अगर हम चंबा में मंदिरों की ही बात करते हैं तो चंबा में ना बहुत सारे मंदिर हैं और हर एक मंदिर ना इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर पूछा गया कि काटसन देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है, चंबा में स्थित है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, है ना जी। अगर हम बात करते हैं और भी मंदिरों के बारे में कि चंबा में कौन कौन से मंदिर हैं, तो चंबा में देखिए शक्ति देवी मंदिर है जो कि पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। शक्ति देवी मंदिर चंबा के चित्राड़ी में स्थित है। लक्षणा देवी मंदिर यहाँ पर है जो कि पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल यहाँ पर है जो कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और ये मंदिर राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का किसने बनवाया था, तो राजा साहिल वर्मन ने बनवाया था। चंबा में मणिमहेश मंदिर स्थित है। मणिमहेश यात्रा पर जो है वो हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जो है वो यात्रा के लिए जाते हैं। तो मणिमहेश यात्रा, मणिमहेश मंदिर की हम बात करते हैं, ये नगारा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था ये मंदिर बनवाया गया था। और चंबा में जो है वो हरिराय मंदिर भी जो है वो स्थित है। 84 टेम्पल भी जो है वो चंबा में स्थित है। 84 टेम्पल यानी कि 84, ये 84 हम 84 की ही बात कर रहे हैं। 84 टेम्पल जो है ये चंबा में जो है वो स्थित है। तो चंबा के सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हमने जान लिए यहाँ से। जो भी चंबा के इंपॉर्टेंट मंदिर है, चाहे वो 84 मंदिर हुआ, चाहे लक्षणा देवी मंदिर हुआ, चाहे लक्ष्मी नारायण मंदिर हुआ, चाहे शक्ति देवी मंदिर हुआ छतराड़ी का, चाहे वो मणिमहेश टेम्पल हुआ भरमौर का, वो हमने जान लिए। अब काटसन देवी मंदिर भी आपने जान लिया। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फटक से आंसर आपको आना चाहिए अब चंबा के मंदिरों के बारे में। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी तो चंबा का ही था, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपने सीखा। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से पहले जो राज्यसभा के सदस्य थे वो कौन थे? हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 6 ईयर के लिए इनका टेन्योर होता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ये लोकसभा की तरह नॉन परमानेंट हाउस नहीं है जो कि हर 5 वर्षों के बाद डिसॉल्व हो जाता है। राज्यसभा के सदस्य देखो, अभी हिमाचल में जो है वो कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा से? 3 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, परंतु वो एक साथ नहीं चुने जाते। अभी कभी एक का टेन्योर खत्म हो रहा है, 1-2 सालों के बाद दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर से वैसे ही जो है वो साइकिल चली रहती है। तो 6 वर्ष इनका टेन्योर होता है और ये एक परमानेंट हाउस है। ये भी ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना है आपने कि लोकसभा के हिमाचल से 4 सदस्य जो हैं वो चुनकर जाते हैं। राज्यसभा के जो पहले सदस्य हिमाचल से गए थे वो गए थे चिरंजी लाल वर्मा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चिरंजी लाल वर्मा जो था वो राज्यसभा से पहले सदस्य जो था वो चुनकर गए थे राज्यसभा के लिए हिमाचल से। हाँ जी, हिमाचल से चुनकर गए थे। और हम यहाँ से क्या क्या जानेंगे, यहाँ से अगर हम ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चन जाने तो अभी हमने पढ़ा था कि हिमाचल विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर किसको बनाया गया है? विनय कुमार को डेप्यूटी स्पीकर जो है वो बनाया गया है। 2 मंत्री बने हैं। 2 मंत्रियों को अभी पोर्टफोलियो अलॉट नहीं हुए हैं, होपफुली जल्दी हो जाएंगे, तब वो क्वेश्चन बन जाएगा एक। हिमाचल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है कैबिनेट की? तो मैक्सिमम 12 मिनिस्टर जो है वो हिमाचल से चुने जाते हैं, या फिर 12 मिनिस्टर्स को शपथ दिलवाई जाती है। और हिमाचल में देखो अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन तो एक साथ होंगे, एक साथ ही इलेक्शन होंगे, एक साथ ही इनका टेन्योर भी खत्म होगा। तो लोकसभा से हमारी 4 सीटें यहाँ पर हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कांगड़ा की, एक है मंडी की, एक है शिमला की, और एक जो बच जाती है वो है कौन सी? हमीरपुर की, जहाँ से अनुराग ठाकुर जो है वो है। अनुराग ठाकुर का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के हैं, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो वो भी, इनका नाम भी पता होना चाहिए कौन से मिनिस्टर हैं। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। और राज्यसभा से अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से सदस्य प्रेजेंट टाइम में हैं, एक तो हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, ठीक है। और इनके अलावा एक यूनिवर्सिटी के जो इससे पहले के वाइस चांसलर थे सिकंदर, एक वो हैं। तीसरे कौन है वो आप कमेंट करके बताएंगे। तीसरे कौन है? 2 मैंने बता दिए, एक आप कमेंट करके बताएंगे। पहले कौन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और चिरंजी लाल वर्मा जो था वो 1952 में हिमाचल प्रदेश से जो था वो राज्यसभा में चुने गए थे। 1952 से 58 तक ये कांग्रेस की तरफ से जो था वो राज्यसभा में सांसद जो था वो रहे थे, है ना जी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑनर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड एंड अर्जुन अवार्ड। तो इन तीनों अवार्ड से जो है वो किसी एक प्लेयर को जो है वो सम्मानित किया गया है। अब वो प्लेयर पूछे गए हैं कि वो प्लेयर जो है वो इनमें से कौन से हैं। अगर देखो ये तीनों प्लेयर्स, तीनों अवार्ड किसी प्लेयर को मिले हैं ना हिमाचल से, तो वो कौन से प्लेयर हैं? तो ये मिले हैं किसको? विजय कुमार को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। विजय कुमार को जो है ये तीनों के तीनों अवार्ड जो है वो मिले हैं। अब आपने ध्यान रखना है कि विजय कुमार कौन सी खेल से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये शूटिंग जो खेल होती है ना, शूटिंग से जो है ये जुड़े हुए हैं। अभी ना हिमाचल से अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है, अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया है? रितु नेगी को दिया गया है, कबड्डी की प्लेयर है। तब यहाँ से यही क्वेश्चन बना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि हाईएस्ट खेल रत्न अवार्ड है, और पद्मश्री अवार्ड जो कि पद्मा अवार्ड की लिस्ट में आता है, और अर्जुन अवार्ड जो कि खेल की श्रेणी में ही दिया जाता है। ये तीनों अवार्ड मिले हैं विजय कुमार को। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है, उसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। इसी तरह से ना एक और क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको सबसे पहला परशुराम अवार्ड दिया गया था। तो सुमन रावत थी, एथलेटिक्स से थी, इनको परशुराम अवार्ड जो है वो मिल चुका है। परशुराम के अलावा इनको अर्जुन अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। परशुराम अवार्ड था और भी बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है वो मिला है हिमाचल से। परशुराम अवार्ड की लिस्ट में ना जैसे कि वीरेंद्र सिंह बॉक्सिंग से हो गए, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है, और चमन सिंह दौहता हो गए, इनको भी परशुराम अवार्ड मिल चुका है। ये वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं। राजीव नैयर हो गए, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो और भी बहुत लिस्ट बहुत लंबी है परशुराम अवार्ड की। तो हमारे लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और अर्जुन अवार्ड के जो विजय कुमार शूटिंग से संबंधित थे वो इम्पोर्टेंट थे, वो हमने जान लिया, उनका नाम हमने जान लिया। हाँ, पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था वो कब दिया गया था। तो इन्हें 2012 में जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था वो दिया गया था, और इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में जो था वो रजत पदक जो था वो जीता था। हमीरपुर ज़िले से ये संबंधित है। कौन से ज़िले से? हमीरपुर ज़िले से जो है ये संबंधित हैं, तो ये भी नोट करें। अभी देखो आप सभी तैयारी कर रहे हैं ना HP एलाइड सर्विसेज की, तो HP एलाइड सर्विसेज के लिए हमने टेस्ट सीरीज जो है वो चला रखी है। HP एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। 50% डिस्काउंट पर अभी इंस्टेंटली आपको ये मिल जाएगी, और डेफिनेटली पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी यहाँ से जो है वो होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है इसका, वहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन देखें उससे पहले PGT का भी मैं आपको बता देता हूँ। PGT पेपर 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है वो चलाई गई है, और PGT का तो ऐसा है ना कि पेपर 1 में पास होना ज़रूरी है, तभी पेपर 2 में मेहनत करने का फ़ायदा है। तो PGT पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज है, अगर प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। दोनों ही टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, और जो भी एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं वो इंश्योर ज़रूर करें कि टेस्ट सीरीज़ ग्रुप पर भी जो है वो हमारे साथ जुड़े हों टेस्ट सीरीज़ परचेज करने के बाद, ताकि वहाँ से उनको सारी अपडेट्स मिलती रहें टेस्ट सीरीज़ की और बाकी भी। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच रिवर सेपरेट्स सिरमौर फ्रॉम जौनसौर। तो बोलते हैं कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से जो है वो अलग करती है। लास्ट एडिशन में हमने मिशन एलाइड की ये जाना था, और बड़े ही डिटेल से हमने इस क्वेश्चन को जाना था। अभी आप कमेंट करके इसका आंसर जो है वो बताएंगे। PDFs और इम्पॉर्टेंट जो भी जानकारी एग्जाम से रिलेटेड है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर बाकी सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं, और गिरिराज की जो मंथली एडिशन है ना, प्रीवियस के जो जितने भी मंथ हुए हैं ईयरली एडिशन, वो भी वहाँ पर PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।